Hi guys, welcome to this session, and this is a level 2 session, and all my students who have been watching this video for the past few months, they know what happens in this section. But before I move ahead, I want to share some things which have been going on my mind regarding these sessions which I post on YouTube. What happens that when I go through the newspaper, I find so many things that I want to show you, but because of the time constraint, I am unable to do that. On top of that, when I make this editorial video, I think of making the horoscope video, and then I think of making a word section video for you, and then I also want to discuss the previous year question papers. But I think that there will be so many videos in this in a single day that you will not be able to completely digest it, और आपका भी ये प्रॉब्लम रहता है कि कितनी वीडियोस देखें. सो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर क्या करूँ. आई विल कम आउट विद अ सॉल्यूशन, एंड इफ़ यू हैव सम आइडिया यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट टू मी or text me on WhatsApp. So please do that. Keep watching the video, keep commenting, and keep revising your words. Okay, and keep reading a lot. So let us start with this first headline on the editorial page. This is a headline in which take and give both are used with exams, and we have discussed this concept today in the level 1 video. So in English you take exam, you do not give exam. लेकिन इसी को यूज़ किया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस आर्टिकल के बारे में बताने के लिए. इट इज़ टाइम टू एनेबल स्टूडेंट्स टू टेक नॉट गिव एग्ज़ाम्स. देखो, ये जो लाइन है इसको मैं डिस्कस करूँगा कब, जब मैं आपको इसके अंदर का, इस आर्टिकल के अंदर का एक पैराग्राफ डिस्कस करूँगा. बट बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी शो यू दिस लाइन. द वन डेट वन एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, वन डेट वन एग्ज़ाम सिस्टम इज़ ब्रोकन. मतलब इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं. अलाउ मल्टीपल एग्ज़ाम्स एंड मल्टीपल स्टार्ट्स इन अ ईयर. मल्टीपल एग्ज़ाम्स को अलाउ करो और मल्टीपल स्टार्ट्स का मौका दो एक ईयर में. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू दिस headline. Now in this headline I will discuss a very important concept of polity. To those students whom I have taught polity, they will be able to understand it better. और जिनको मैंने polity नहीं पढ़ाया है उनको अभी ये concept क्लियर कर देता हूँ. देखो क्या लिखा है. The crisis in fiscal federalism. अब ये देखो, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, जो ज़रा ध्यान से देखना. डोंट गेट बोर्ड. जीएसटी से जुड़ा हुआ न्यूज़ है. जीएसटी में क्या है कि जितना भी जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होगा. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटेगा. ये बात देख लिए. फेडरलिज्म बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है. फेडरलिज्म ये कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होगी. कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, और स्टेट में कौन सा गवर्नमेंट होगा? स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारे इंडिया में ये स्ट्रक्चर काम करता है. ठीक है ना. पॉलिटी का ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके दिल्ली में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है. ठीक है ना. तो पंजाब में आपका क्या है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है. इसी तरह बिहार में. तो सारे स्टेट गवर्नमेंट देखो अपना रूल, और कुछ कुछ चीज़ों में उनको इंडिपेंडेंस है, कुछ कुछ चीज़ों में सेंटर को इंडिपेंडेंस है, और दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. सेंटर को राइट दिया गया है, उसी राइट का इस्तेमाल कर सकता है. तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है बिटवीन द सेंटर एंड बिटवीन द स्टेट, दिस इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म. हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है एक बार अंग्रेजी में पढ़ने ही पड़ेंगे. द क्राइसिस इन फिस्कल फेडरलिज्म. अभी क्या हो गया है कि इस बार कोविड की वजह से जीएसटी का कलेक्शन बहुत हैम्पर हुआ है. द जीएसटी कलेक्शन हैज़ बिन हैम्पर्ड, सो द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बिन एबल टू पे द ड्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. Central government has not been able to pay the dues, and the state governments are crying for that help. They are protesting. So that is the crisis in fiscal federalism. पैसे को लेकर जो फेडरलिज्म है, जो टैक्स को लेकर फेडरलिज्म है, उसमें क्राइसिस आ गया. समझ में आई बात आपको? ऐसा क्यों लिखा गया है? Now let us look at the line below it. States are doing the heavy lifting with limited resources. States क्या कर रहे हैं? भारी बोझ उठा रहे हैं, heavy lifting. ठीक है ना. States are doing the heavy lifting. जैसे आप जिम जाते हो और जो हेवी वेट्स उठाते हो उसको बोलते हैं विथ हेवी लिफ्टिंग बोलते हैं उसको. तो वो क्या कर रहे हैं? हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की उनके पास कमी है, लिमिटेड है फिर भी. ऑलराइट,
Now let me show you this picture, okay, and look at the line below it. Create an examination system that serves the varied needs of students. That serves the, that फुलफिल्स भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो, जो नीड्स है स्टूडेंट का उनको सर्व करे, मतलब उनको फुलफिल करे, ठीक है ना। उन समझ रहे हो आप? देखो कैसे सेंटेंस लिखा गया, सर्व का यूज़ कैसा है। एन ऑपरेशनल सॉल्यूशन ऑफ कैंसलिंग एग्जाम्स वोंट बी इनफ, मतलब इसी से सिर्फ नहीं होगा। फाइंड सिस्टमेटिक सॉल्यूशन, सिस्टम में सॉल्यूशन खोजो, ठीक है ना, एक सिस्टम बनाओ सॉल्यूशंस के बेस्ट पे। नाउ लेट अस मूव टू दिस हेडलाइन। आप देखो, पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। लुक एट द पिक्चर ऑफ ताजमहल फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। इंडिया फेसेस बोथ द चैलेंज ऑफ ट्रीटिंग लेगेसी वेस्ट एंड डीलिंग विद फ्रेश एवरीडे वेस्ट। इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये देखो कि ये किस चीज़ के बारे में है। इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है। वेस्ट मतलब कचरा। तो वेस्ट को इंडिया मैनेज नहीं करता है, बस ऐसे ही फेंक देता है। अ 5-point एक्शन प्लान टू मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली। देखो, इफेक्टिवली नहीं बना, इफेक्टिवली बना, ठीक है ना। नाउन से ही सारी चीज़ें बनेंगी, एडजेक्टिव से कुछ भी नहीं बनेगा। अब ये क्या सॉल्यूशन देती है? देखो, 5-point एक्शन प्लान क्या है? अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी लाइए जिसको अफोर्ड किया जा सके। क्विक प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट जो होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और मशीन्स का वो क्विक होना चाहिए। अ न्यू पॉलिसी, एक नया पॉलिसी बनाओ। स्किल्ड पर्सनल, जो उसमें पर्सनल काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वो स्किल्ड हों, इस फील्ड के मास्टर्स हों। एंड द एम ऑफ अ जीरो वेस्ट सोसाइटी, और कैसा एम बनाए हम? ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी का, ठीक है ना। और इसमें आपका बहुत योगदान होगा। आप जाते हैं और क्या बोलते हैं, भैया पॉलीथीन दीजिए। डोंट आस्क फॉर कैरी बैग्स, डोंट आस्क फॉर पॉली कैरी बैग्स, ठीक है ना। एंड बिफोर यू थ्रो वेस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्या फेंक रहे हो। तो ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी की तरफ हम लोग को बढ़ना है, जो सोसाइटी ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में मैंने क्या सोचा है कि टुडे आई विल नॉट रीड अ सिंगल आर्टिकल, I will go ahead and I will read multiple paragraphs from different articles. So I will do that, but before that let me read this for you. 2020 is special for Indian Americans in US politics. US के पॉलिटिक्स में आपने देखा कि जो बाइडेन भाई साहब हैं, जो बाइडेन भाई साहब हैं, इन्होंने किसको कर दिया? कमला हैरिस को क्या वाइस प्रेसिडेंट, इसका नॉमिनी बना दिया है। और ये कौन है? इंडियन ओरिजिन की, अमेरिकन है। और इसी तरह निकी हैली का नाम आ रहा था, निकी हैली का, ये भी इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन है। तो इन्हीं को इंडियन अमेरिकन्स बोलते हैं। तो 2020 जो है ये अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ईयर है। सो इंडियन अमेरिकन्स के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। दैट इज़ व्हाट द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर, जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, द डे यू स्टार्ट रीडिंग दिस कंप्लीट पेज एंड अंडरस्टैंडिंग इवन 60 or 70% ऑफ इट, यू आर फिट टू क्रैक अ बैंक PO एग्जाम इवन. So that should be your motto in life. But the problem is that you don't know how to do that. You think that someday something will happen, and I keep telling you that keep reading stories, keep reading novels, and you just keep saying that sir time nahi milta hai, interest nahi aata hai. Now this attitude is not going to help. Someday you will have to do that. There is no other way out. World Bank pauses ease of doing business ranking report. देखो ease of doing business, business करने की आसानी, this word easy नहीं, ease. तो बिज़नेस करने की आसानी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये हर साल एक इंडेक्स पब्लिश होता है. एवरी ईयर दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड कि किस कंट्री में कितना आसान है बिज़नेस करना, ठीक है ना. और इसके रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है कि कंट्री कितना बिज़नेस फ्रेंडली है. तो ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है. ये क्वेश्चन आता है जीए में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक इंडिया के रैंक के हिसाब से, सबसे टॉप कौन है, सबसे बॉटम कौन है, और इंडिया का क्या रैंक है. दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली आस्क्ड. एंड जब भी ये इंडेक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये भी पूछा जाता है कि विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस दिस इंडिसेस. सो वर्ल्ड बैंक इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट. नाउ लेट अस लुक एट व्हाई इट हैज़ पॉज्ड, क्यों इसने रोक दिया है. डेटा डाउट्स, देयर आर डाउट्स ओवर डेटा कलेक्शन.
अभी देखो क्या लिखा है, बैंक टू कंडक्ट रिव्यू, मतलब बैंक कोई रिव्यू कंडक्ट करेगी किस चीज़ के लिए, रिपोर्टेड इरेग्युलरिटीज़ इन 2018 एंड 2020 रिपोर्ट्स। रिपोर्टेड इरेग्युलरिटीज़ मीन्स एलिजेड इरेग्युलरिटीज़, जिन अनियमितताएं मतलब फॉल्ट्स। ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज़ परहैप्स द वर्ल्ड बैंक बिल्डिंग। तो आप देख सकते हो कि बिल्डिंग खुद में ही कितना भव्य तो है ही, इंटिमिडेटिंग भी है, एक खास तरीके से आप पे प्रभाव डालती है, अपने तरफ खींच लेती है। लुक एट द शेयर साइज ऑफ इट। ओके, सो आई विल discuss this headline for you. Telcos, this means telecom companies, to gain as 2G user base shrinks. Look at the use of as and look at this line, 2G user base shrinks. shrink का मतलब सिकुड़ना, कुछ कम होना। तो क्या चीज़ कम हो रहा है, 2G यूजर्स का बेस। तो कैसे, ये बेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो देखो ये टेलीकॉम यूज़र्स का एक पिरामिड बनाए, तो सबसे 2G लेवल का 2G यूजर्स का बेस मतलब 2G यूजर्स कितने हैं। अगर मान लो अभी 2 मिलियन 2G यूजर्स हैं, मान लो 2 मिलियन से ज़्यादा हैं, तो ये ऐसा बेस है। अब ये अगर 5000 तक पहुंच गया या ये 50,000 तक पहुंच गया तो ये बेस सिकुड़ जाएगा, तो ये बेस श्रिंक कर जाएगा, मीन्स नंबर श्रिंक कर रहा है, नंबर कम हो रहा है। तो टेलीकॉम कंपनीज़ को इससे आप सोचेंगे फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि अब वो 3G और 4G यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सो इससे टेलीकॉम कंपनीज़ को फ़ायदा है। All right, now there is nothing more, but I will नवी टेक आइज लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, मतलब नवी टेक जो है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को मिलाना चाहता है अपने में, उसको ख़रीदना चाहता है, उस पर नज़र टिकाए है। अब ज़रा ये देख लो, राइज ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग स्पर्स क्रिप्टो करेंसी डील्स। क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताया था एक इस तरह की करेंसी जो डिजिटल करेंसी होगी, ऑलराइट, और कोड्स से चलेगी ये, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन वेरी फेमस क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड फेसबुक ने क्या किया था, लिब्रा, फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी ले आया था लिब्रा, और बहुत सारे बहुत सारे बैंक्स ने इसको अलाउ नहीं किया था, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको कुछ बोला है। सो दैट इज़, ये मैंने आपको बताना था। और एस्पर का मैंने आपको किसी चीज़ को बता दिया है कि किसी चीज़ में तेज़ी ला देना, कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ में तेज़ी ला दे तो उसको बोलते हैं एस्पर। ओके, ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट भी मैंने बताया था, पता नहीं, आई डोंट थिंक दैट यू विल रिमेंबर इट। ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट मतलब एक झटके में, ठीक है ना। ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट आई डिसाइडेड टू बाई इट, मतलब एक झटके में ही मैंने सोच लिया कि गोल्ड रीबाउंड्स ऑन वीकर डॉलर आफ्टर फेडरल गवर्नर्स स्पीच। इसमें गोल्ड रीबाउंड्स देखो, मतलब गोल्ड फिर से उछल कर आया, गोल्ड का दाम फिर से बढ़ गया होगा, किस चीज़ के बाद, फेडरल गवर्नर के स्पीच के बाद। अब जैसे आपके यहाँ RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है ये, उसी तरह अमेरिका में है फेडरल बैंक, ऑलराइट। तो फेडरल गवर्नर का स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेडरल गवर्नर के स्पीच से दुनिया में, इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ सकता है, फेडरल गवर्नर क्या बोल रहा है, ऑलराइट। तो फेडरल बैंक आपको याद रहेगा, जिस तरह हमारे यहाँ RBI है, अमेरिका में क्या है, फेडरल बैंक। MSME हब्स इन साउथ इंडिया स्ट्रगल टू रीस्टार्ट बिजनेस। लुक एट दिस यूज ऑफ हब्स, मतलब जहाँ MSME ज़्यादा हैं वो MSME हब्स हो गए। तो MSME हब्स इन साउथ इंडिया स्ट्रगल टू रीस्टार्ट बिजनेस, और सही बात है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने में काफ़ी स्ट्रगल है। तो अब मैं तुम्हें ये जो आर्टिकल था नीट और JEE के एग्ज़ाम के बारे में, पूरे एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में, उसका पहला पैराग्राफ देखते हैं हम। लाइक मच ऑफ द फॉल आउट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। फॉल आउट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस मतलब कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो दिक्कतें आई, फॉल आउट्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स। Like much of the fallout of COVID-19 crisis, the national eligibility cum entrance test NEET joint entrance examination JEE exams pose a conundrum with no perfect answers। देखो, आपको मैंने pose a challenge तो बताया है, pose a challenge। अभी pose क्या कर रहा है, ये conundrum खड़ा कर रहा है। देखो
कनंड्रम आपको पता है, कन्फ्यूजन विद नो परफेक्ट आंसर्स, एवरी सॉल्यूशन कम्स विद फॉल्ट्स। और ये नीट जेई का एग्ज़ाम को लेकर जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं ही। अब मैं आपको ज़रा एक दूसरा पैराग्राफ पढ़ाता हूँ जो आपके लाइफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एस्पायरेंट नॉट फॉर जेई और नीट बट फॉर सम अदर एग्जाम। थिंक फॉर अ मोमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स who have prepared for this, gearing up for years, mentally preparing for peak performance on the day. Think for a moment of the students, उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, तो ऑफ द स्टूडेंट्स लगाया है, अबाउट भी द स्टूडेंट्स भी लगा सकता था लेकिन ऑफ भी लग गया है। आप ये देखो, उन स्टूडेंट्स के बारे में एक क्षण सोचिए जिन्होंने इसकी तैयारी, इसके लिए गियर अप कर रहे होंगे, सालों से मेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे उस खास दिन पे अपना सबसे बेस्ट देने के लिए, पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। दे फाइंड देमसेल्व्स रेडी, वो अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन किस लिए? ओनली टू बी लेट डाउन इफ़ द एग्जामिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगर एग्जामिनेशन नहीं होता तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, लेट डाउन फील करेंगे वो। अ ईयर लॉस्ट मतलब बुरा फील करेंगे, अ ईयर लॉस्ट वर्स, एक साल बर्बाद होगा। और उससे भी क्या ख़राब बात है कि मोमेंटम लॉस्ट, जो पढ़ने की एक गति बन गई थी, मोमेंटम बनी थी, वो लूज़ हो जाएगा। विच दे मे नॉट रीगेन, जो वो फिर से रीगेन नहीं कर सकते हैं। गाइज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। एक बार आप मोमेंटम में किसी तरह से मोटिवेट होकर आ जाते हैं, बट दोबारा मोमेंटम लाना होता है ना, वहाँ पे तो आप लोग 99% फेल कर जाते हैं। सर होता ही नहीं है, सर इतना दिक्कत है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। कैसे पढ़े सर, समझ में ही नहीं आता। अरे पढ़ो तो पहले, पढ़ जाओ, नहीं समझ में आता क्या हुआ, पढ़ जाओ, जस्ट रीड इट। बट नो, यू वॉन्ट रीड इट, यू वॉन्ट टू बी, आई डोंट नो। अ ईयर लॉस्ट, worse momentum lost which they may not regain. A competitive exam is as much about one's emotional state as it is about knowledge and application. देखो, एक competitive एग्ज़ाम किसी का इमोशन के बारे में, इमोशन भी उतना ही रोल प्ले करता है। कैसे लिखा? एज मच अबाउट वंस इमोशनल स्टेट। ये किसी के इमोशनल स्टेट पे भी जितना डिपेंड करता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितना नॉलेज और एप्लीकेशन के बारे में है, उतना ही इमोशनल स्टेट के बारे में भी है, ठीक है। नाउ आई विल रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू। इट्स अ बिट लॉन्गर पैराग्राफ बट आई होप आई विल फिनिश इट। मच ऑफ दिस मेस, अभी तक यहाँ इन्होंने क्या बात किया? एग्जामिनेशन सिस्टम की बात किया। एग्जामिनेशन करवाएंगे तो क्या फ़ायदा है, एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे तो क्या फ़ायदा है, और कैसे ये एक मेस बन गया है। Much of this mess is because the examination systems in the country have not kept pace with available technology. देखो, कहता है कि इस मेस का बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है कंट्री में, have not kept pace with available technology, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला है। have not kept pace. If you don't keep pace with something, इसका मतलब आप उससे पिछड़ गए, आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए। इफ़ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वन डेट एंड लोकेशन, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स। अगर सारा चीज़ सिर्फ एक डेट और एक लोकेशन पर निर्भर करता है, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स। अ स्टूडेंट स्टिल हैज़ टू गो टू द एग्जाम्स, स्टूडेंट्स को फिर भी, स्टिल दूसरा यूज़, फिर भी, हैज़ टू गो टू द एग्जाम्स, उसको एग्जाम्स पे जाना पड़ेगा। रादर देन, बजाय इसके कि द एग्जामिनेशन बीइंग मेड अवेलेबल टू देम, बजाय इसके कि एग्जामिनेशन उनको अवेलेबल कराया जाए, उनके पास पहुंचाया जाए, उनको एग्ज़ाम के पास जाना पड़ता है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। नो वंडर मोस्ट इंडियंस यूज द वर्ब गिव फॉर एग्जाम्स रादर देन द टेक्निकली करेक्ट वर्ड टेक। इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे इंडियंस जो है, अधिकतर इंडियंस जो हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए गिव का एग्ज़ाम्स के लिए गिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि जो टेक्निकली करेक्ट है टेक। तो रादर देन का 2 बार आपने इस्तेमाल देखा, बजाय इसके। दे हैव टू, अब देखो इसने ये एक सार्कास्टिक कमेंट किया है। दे हैव टू गिव अ लॉट, उनको बहुत कुछ देना पड़ता है टू टेक द एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन देने के लिए कि स्टूडेंट को सच में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कई बार तो मुर्गियों और बकरियों की तरह ट्रेन में भर भर के जाना पड़ता है। मैं खुद गया हूँ। वेरी वेरी
कोविड-19 हैज़ ब्रॉट दिस टू अ क्राइसिस। कोविड-19 ने इसको एक, ये मतलब प्रॉब्लम तो था ही स्टूडेंट्स के लिए, अब इसको क्राइसिस बना दिया है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लैमरिंग, लुक एट दिस वर्ड क्लैमरिंग, ये वर्ड मैंने आपको बताया है क्लैमर, जिनको भी याद है वो गो अहेड एंड राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। Where thousands of students are clamoring that they do not have the ability to give in these conditions। बहुत सारे तो ये डिमांड कर रहे हैं, मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लैमर मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में ये डिमांड करना। बहुत सारे लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको अब क्षमता नहीं है कि इन कंडीशंस में कुछ दे सकें, मतलब कुछ कर सकें। फ्रॉम अ सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एनी नीट का जो सिस्टम पूरा बना हुआ है उसमें कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। एक ही साल फिर अगली बार 2 एग्ज़ाम लेना पड़ जाएगा। एंड द अथॉरिटीज़ हैव ऑलरेडी सेड दैट द एग्जामिनेशन मस्ट गो ऑन। और अथॉरिटीज़ ने पहले ही, जिनको अथॉरिटी है, जिन अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि एग्जामिनेशन मस्ट गो ऑन। एक फ्रेज़ है द शो मस्ट गो ऑन, उसी तरह इसने यहाँ पे लिख दिया है द एग्जामिनेशन मस्ट गो ऑन। लेट मी लुक एट द टाइम, इट्स 20 minutes, सो लेट मी टेक 10 more minutes ऑफ योर्स। सो ये इसका देखो, आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, लैक ऑफ फोरसाइट, दूरदृष्टि की कमी, एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग, और शहरी प्लानिंग का कंप्लीट एब्सेंस, इन तीनों चीज़ों ने क्या किया है, हैज़ लेफ्ट इंडिया स्टेयरिंग एट माउंटेन्स ऑफ वेस्ट लैंडफिल्स। इंडिया में जिधर देखो उधर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, माउंटेन्स ऑफ वेस्ट लैंडफिल्स, इंडिया उसको देख रहा है, जिधर देखो उधर ही यही है। उसको कैसे लिखा गया है, इसने इंडिया को कैसा छोड़ दिया है, कैसा बना दिया है, इंडिया स्टेयरिंग एट माउंटेन्स ऑफ वेस्ट लैंडफिल्स। समझ रहे हो ना स्टेयर करने का मतलब। इसके साथ साथ इंडिया में और क्या चीज़ हर जगह देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है, उसको ऐसे लिखा गया है। और क्या क्या मिलता है, वेस्ट चोक ड्रेन्स, कचरे से जाम नालियाँ, वाटर बॉडीज़ एंड रिवर, वाटर बॉडीज़ और रिवर्स ये भी कचरे से जाम। दिस इज़ कॉल्ड लेगेसी वेस्ट। ये देखो लेगेसी क्या है, जो आप हिस्ट्री से कैरी करते हुए ले आए हैं वो आपका लेगेसी है। समझ गए ना। सचिन की लेगेसी क्या है, बैटिंग जीनियस, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन, गुड ह्यूमन बींग, ये सचिन का लेगेसी है। इंडिया का लेगेसी क्या है, ये सारी चीज़, माउंटेन्स ऑफ वेस्ट लैंडफिल्स, वेस्ट चोक ड्रेन्स, वाटर बॉडीज़ एंड रिवर्स। और इन्हीं सारी चीज़ों जो वर्षों के नेग्लेक्ट से हो गए हैं, ईयर्स के नेग्लेक्ट से हो गए हैं, उनको लेगेसी वेस्ट कहा गया है। और लेगेसी वेस्ट क्या है, अ क्यूमुलेटिव कंसेक्वेंस ऑफ डिकेड्स ऑफ नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ फोरसाइट। मतलब क्यूमुलेटिव मतलब जो जमा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव डेटा, जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है जिन लोगों ने, पढ़ा ही होगा सबने 10th में, क्यूमुलेटिव वर्ड वहाँ पे आता है। अ क्यूमुलेटिव कंसेक्वेंस मतलब पूरा जमा हुआ नतीजा है ये क्या, डिकेड्स ऑफ नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ फोरसाइट। ऑलराइट, देयर आर अबाउट 48 रिकग्नाइज्ड लैंडफिल्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में 58 रिकग्नाइज्ड लैंडफिल्स हैं। लैंडफिल्स मतलब वैसा खाली ज़मीन जिसमें जो पहले गड्ढा होगा या कुछ इस तरीके की चीज़ होगी, वेस्ट लैंड, उसमें कचरा जमा करते जा रहे हैं। और कुछ कुछ तो पहाड़ बन गए हैं, सच में बोल रहा हूँ, लिटरली माउंटेन्स, हिल्स। टुगेदर कवरिंग, टुगेदर वो क्या कर रहे हैं, कवरिंग नियरली 5000 एकर्स ऑफ लैंड, 5000 एकड़ ऑफ लैंड ये कवर किए हुए हैं, विद ए टोटल लैंड वैल्यू ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़। और ये पूरे 5000 एकड़ का लैंड वैल्यू आज के डेट में कितना है, 1 लाख करोड़। तो ये कचरा जो है 1 लाख करोड़ पे बैठा हुआ है। नाउ लेट मी मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट मी शो यू 2 more पैराग्राफ्स जहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। नॉट द बिजनेस पेज बट द वर्ल्ड पेज। So the first headline here is Biden Kamala attack Trump administration. Biden Democratic Party Trump के अगेंस्ट, ओके, और कमला भी, तो ये भी ट्रंप के अगेंस्ट। तो इन्होंने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को अटैक किया है। नीचे देखते हैं जरा क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन, आपको तो ये इतना समझ में आ गया, एंड रनिंग मेट कमला हैरिस। मेट का मतलब क्या होता है, साथी, क्लासमेट, बैचमेट, रूममेट। और जो इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रन कर रही हैं,
ठीक है ना। रनिंग मतलब जो इसके लिए जो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी वो साथी कमला हैरिस लॉन्च्ड अ 2-pronged अटैक अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। अब 2-pronged का मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा, दो तरफा, उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो बस देख रहे हैं, जो मेरे क्लास में नहीं है। सेइंग द प्रेसिडेंट इज फ्यूलिंग अनरेस्ट ओवर पुलिस ब्रुटैलिटी एंड रेशियल इनजस्टिस एंड हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन्स। यह कहते हुए कि प्रेसिडेंट जो है वो हवा दे रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, मतलब भड़का रहे हैं किसको, अनरेस्ट को। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अस्थिरता हो रही है, इसको किस चीज़ के ऊपर, पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर। मतलब पुलिस ब्रुटैलिटी और रेशियल इनजस्टिस जो हो रहा है, इसको कम वैल्यू दे रहे हैं, और ये जो अनरेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है इसको ज़्यादा भड़का रहे हैं वो। एंड हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स को प्रोटेक्ट करने में वो फेल हो गए हैं। नाउ लेट अस मूव टू वन मोर इम्पॉर्टेंट हेडलाइन। जापान पीएम एबे रिजाइंस साइटिंग हेल्थ रीजन्स। हेल्थ रीजन्स की वजह से उन्होंने क्या रीज़न दिया, क्या रीज़न साइट किया, क्या रीज़न कोट किया। देखो, साइटिंग हेल्थ रीजन्स मतलब हेल्थ रीजन्स का वजह हवाला देते हुए, ठीक है ना। तो जापान के पीएम शिंजो एबे ने रिज़ाइन कर दिया, क्या कहते हुए, हेल्थ प्रॉब्लम्स का हवाला देते हुए। नाउ लेट अस लुक एट दिस फर्स्ट पैराग्राफ हियर। Shinzo Abe, Japan's longest serving prime minister, announced his resignation because of poor health on Friday. इतने तक में तो बचाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और यह करते हुए इन्होंने क्या ख़त्म कर लिया, क्या ख़त्म करते हुए इन्होंने ये काम किया, एंडिंग अ स्टिंट। अब स्टिंट का मतलब मैंने आपको बताया है, कार्यकाल, द टाइम यू स्पेंड एज समथिंग। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने जो टाइम स्पेंड किया कैप्टन के रूप में, तो उसका कहा जाएगा, उनका क्या कहा जाएगा, हिज स्टिंट एज द कैप्टन, उनका कार्यकाल एक कैप्टन के रूप में। तो कार्यकाल, स्टिंट। तो उन्होंने क्या खत्म करते हुए ये रेजिग्नेशन दिया, अ स्टिंट एट द हेल्म ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। एट द हेल्म ऑफ मतलब एट द कंट्रोल ऑफ, जिसके हाथ में सारी बागडोर होती है। ये तो मैंने अभी पहले बताया था आपको, यही चीज़ रिवाइज करने के लिए मैं इस पैराग्राफ में आया था। तो देखो, अगर आप एक एक पैराग्राफ भी अब पढ़ना शुरू करते हो हर जगह से, अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम वर्ल्ड पेज के 1-2 पैराग्राफ हर आर्टिकल से पढ़ा करो। एंडिंग अ स्टिंट एट द हेल्म ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। और जापान क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकॉनमी है, और इसके हेल्म पे कौन थे, शिंजो एबे, जिन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया। व्हिच ही सॉट टू रिवाइव ग्रोथ एंड बोल्स्टर इट्स डिफेंसेज, जिसमें इन व्हिच इस थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी में इन्होंने क्या करना चाहा, ही सॉट टू रिवाइव ग्रोथ को रिवाइव करना चाहा, और डिफेंसेस को बोल्स्टर करना चाहा। ठीक है ना। अब देखो, सिक्योरिटी को बोल्स्टर करते हैं या डिफेंसेस को बोल्स्टर करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एबे हैज़ बैटल्ड द डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस फॉर ईयर्स। ये एक डिजीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इससे ये लड़े हैं सालों से। 2 recent hospitals within a week had fanned questions। इसने क्वेश्चंस को हवा दे दिया। जैसे हम लोग किस चीज़ को, किसी स्पेकुलेशन, अफवाहों को हवा देते हैं ना, वो फैंड क्वेश्चंस ऑन वेदर ही कुड स्टे इन द जॉब अंटिल द एंड ऑफ हिज टर्म एज रूलिंग पार्टी लीडर। ये 2 हॉस्पिटल विजिट जो हुआ, इससे क्या हो गया, स्पेकुलेशंस को फैन कर दिया गया। मतलब इनसे अफवाह, ये ऊहापोह ये उड़ने लगा। फैंड, जैसे आप कोयले को फैन करते हो ना। ऑन वेदर ही कुड स्टे इन द जॉब, इस बात पर कि क्या वो जॉब में स्टे कर सकते हैं, कब तक, अनटिल द एंड ऑफ हिज टर्म एज रूलिंग पार्टी लीडर के रूप में अपने टर्म के एंड पे। और इसीलिए जब वो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं तो हेंस ही इज़ द प्रीमियर, ओके, प्राइम मिनिस्टर। सो दैट इज़ इट। आप भी अगर पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं। आई विल पोस्ट अ वर्ड सेक्शन वीडियो, सो वॉच दैट, ओके। कीप रिवाइजिंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टे सेफ।